प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये फिर से एक बार यूपीपी लेखपाल के लिए बीएड एंट्रेंस के लिए ये 0 लेवल से क्लास फिर से आरंभ हो गई है। तो आप लोग देखिए कि आज सबसे पहले देखा जाएगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो भाषा है वो संस्कृत है ना। सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी और संस्कृत से फिर पाली हुई, पाली से फिर प्राकृत हुआ और प्राकृत से फिर अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से फिर हुआ हिंदी। और यही अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय है अवहट। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक प्रश्न आता है क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। तो ये दिया रहेगा है ना, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो ये आपका सही क्रम है। और किसी विकल्प में ये दिया रहेगा इसी क्रम से तो वही विकल्प आपका सही होगा। नहीं, यदि इसी में संस्कृत हो गया या प्राकृत हो गया फिर पाली हुआ तो वो विकल्प आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि क्रम लगाने के लिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो देखिए कि सबसे पहली भाषा क्या थी, संस्कृत थी। जब भी पूछा जाए कि मूल भाषा क्या थी, संस्कृत है, मूल भाषा संस्कृत। और आर्य भाषा संस्कृत, देवों की भाषा देववाणी तो संस्कृत। फिर संस्कृत से परिवर्तित होकर क्या हो गई, पाली हुई, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर अवहट और अवहट से हिंदी। और एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रथम पाली के नाम से जानी जाती है, प्रथम पाली के नाम से जानी जाती है। तो पाली को ही प्रथम पाली नहीं, प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है। तो पाली को ही प्रथम प्राकृत कहते हैं। उसके बाद देखिए प्राकृत को क्या कहते हैं, द्वितीय प्राकृत कहते हैं और अपभ्रंश को कहते हैं तृतीय प्राकृत। तो यहाँ से भी इसको याद रखेंगे कि पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। अवहट जो है ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप अवहट कहलाता है। उत्तरी अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं। जैसे जो अपभ्रंश का समय था तो उसमें जो बाद का अपभ्रंश था उसी को उत्तरी अपभ्रंश कहा गया। तो अवहट उत्तरी अपभ्रंश को कहते हैं। उसके बाद अवहट के बाद फिर हिंदी हुआ। जैसे अपभ्रंश के बाद एकाएक हिंदी नहीं हो गया, जो बीच का समय था वो एक तरह से हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था। जैसे उसमें अपभ्रंश युक्त हिंदी लिखी जा रही थी कि हिंदी तो लिखी जा रही थी लेकिन वो अपभ्रंश की मिली जुली हिंदी थी। तो उसी को अवहट कहा गया। इसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो पहले हम लोग इसका समय देख लेते हैं कि संस्कृत का जो समय था ये 2000 या 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक क्या था, संस्कृत का समय था। ये आपको 2000 भी मिलेगा और 1500 भी मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि संस्कृत का जो समय था वो 2000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था, 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत था। अब इसी में आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भी आ जाएगा। वैदिक संस्कृत जब वेद लिखे गए, वेदांग लिखे गए और उपनिषद लिखे गए तो उस समय क्या था, वैदिक संस्कृत था। जिस समय वेदों की रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, पुराण की रचना हुई, वो सब क्या थे, वैदिक संस्कृत थे। और जिस समय ये कालिदास आए, भवभूति आए, भारवी आए, तो वो सब समय जो था वो लौकिक संस्कृत का था। तो इसी में आपका लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों का समय आ जाएगा।
उसके बाद देखिए कि जो पाली का समय था ये 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसवी सन तक था। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसवी सन तक था और पाली को ही प्रथम प्राकृत कहते हैं। उसके बाद जो प्राकृत का समय था वो पहली ईसवी सन से 500 ईसवी सन तक, प्राकृत का समय पहली ईसवी सन से 500 ईसवी सन तक था और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि जो अपभ्रंश का समय था ये 500 ईसवी सन से 1000 ईसवी सन तक, 500 ईसवी सन से 1000 ईसवी सन तक क्या था, तो ये था अपभ्रंश का समय। और 1000 ईसवी सन से अब तक हिंदी का समय, 1000 ईसवी सन से अब तक क्या है, हिंदी का समय है। तो अब यहाँ देखिए जो अवहट का समय है तो ये 900 ईसवी सन से 1100 ईसवी सन तक के बीच में क्या था, ये अवहट का समय था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अपभ्रंश का समय 1000 ईसवी तक था, 1000 ईसवी से फिर हिंदी हो गया, तो यहीं पर 900 ईसवी तक क्या था, अवहट का समय था और यहाँ 1000 हिंदी तो हो गया, लेकिन जो हिंदी थी वो बिगड़ी हुई हिंदी लिखी जा रही थी, अपभ्रंश मिक्स थी, तो 1100 ईसवी तक क्या था, ये अपभ्रंश का समय था। इसमें भी विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं, किसी ने 1200 तक माना है, 1300 तक माना है, लेकिन जो सर्वमान्य समय है वो 900 ईसवी सन से लेकर 1100 ईसवी सन तक। फिर 1000 ईसवी सन से क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे, समय भले ना याद रहे, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, ये क्रम आपका सही हो रहे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिए कि उत्तरी अपभ्रंश अर्थात अवहट को, है ना, उत्तरी अपभ्रंश अर्थात अवहट को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखिए प्रारंभिक हिंदी किसने कहा है, अब्दुल रहमान ने उत्तरी अपभ्रंश को प्रारंभिक हिंदी कहा है। और उत्तरी अपभ्रंश को अर्थात इसी अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अवहट को प्रारंभिक हिंदी अब्दुल रहमान ने कहा है और अवहट को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और अवहट को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अवहट को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अवहट को देसिल बैना विद्यापति ने कहा है। अवहट को प्रारंभिक हिंदी अब्दुल रहमान ने कहा है। अवहट को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अवहट को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और अवहट को देसिल बैना विद्यापति ने कहा है। अब देखिए कि हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है। जो हिंदी का विकास है आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है, अवहट से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कि हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है। अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप थे। अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप थे। देखिए यहाँ संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाल के बाद प्राकृत है। तो जो ये अपभ्रंश के 7 रूप हैं जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, खस, तो यही पहले प्राकृत के नाम से जाने जाते थे। जैसे सौरसेनी प्राकृत था, पैशाची प्राकृत था, ब्राचंड प्राकृत था, महाराष्ट्री प्राकृत था। तो बाद में फिर ये क्या हो गए, प्राकृत के बाद फिर ये यही अपभ्रंश हो गए। यही नाम इनका प्राकृत में भी था और यही नाम फिर इनका अपभ्रंश में भी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी की जो आधुनिक आर्य भाषा
आर्य भाषा तो संस्कृत, लेकिन जब कहा जाए आधुनिक आर्य भाषा तब आपका हिंदी हो जाएगा। आर्य भाषा संस्कृत, लेकिन जब कहा जाए कि आधुनिक आर्य भाषा तब क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। आप खूब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि आधुनिक आर्य भाषा या हिंदी का जो विकास हुआ है तो अपभ्रंश से ही हुआ है, और अपभ्रंश के यही 7 रूप मिलते हैं, जो कि पहले प्राकृत थे फिर बाद में अपभ्रंश हो गए हैं। तो देखिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषा, ये उपभाषाएं हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं, तो जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी का हुआ है, राजस्थानी हिंदी का हुआ है, गुजराती हिंदी का हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे परागु याद रखेंगे कि पा से तो पश्चिमी हिंदी और रा से ये राजस्थानी और गु से गुजराती, तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और गुजराती का। उसके बाद देखिए कि पैसाची से विकास हुआ है लहंदा का और पंजाबी का। पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ है लहंदा और पंजाबी का। तो जब भी आप याद करेंगे इसको तो ऐसे याद करेंगे कि पंजाबी पैसाची, मतलब पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, पैसाची पंजाबी। अब पंजाबी आप लहंदा के साथ जोड़ कर पढ़ेंगे, है ना, जैसे पैसाची लहंदा पंजाबी, पैसाची लहंदा पंजाबी, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि ब्राचंड अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, सिंधी का। खूब प्रश्न बनता है कि सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्राचंड से सिंधी का हुआ है। ब्राचंड से किसका हुआ है, सिंधी का हुआ है। उसके बाद ये भी आपको याद रहेगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का, है ना। जैसे पैसाची पंजाबी, और पंजाबी को लहंदा के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, पैसाची लहंदा पंजाबी। मराठी महाराष्ट्री से मराठी, महाराष्ट्री से मराठी, ऐसे। उसके बाद देखिए मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है, बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का। मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी बांग्ला उड़िया और असमिया का। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि बिहारी बांग्ला उड़िया और असमिया किससे हुआ है, मागधी से हुआ है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे बिहारी बांग्ला उड़ असमिया, बिहारी बांग्ला उड़ असमिया, मान लो ये असमिया कोई पंछी है, आप इससे कह रहे हो कि उड़ो, कहाँ तक उड़ो, बिहारी बांग्ला तक जाकर उड़ो, तो बिहारी बांग्ला उड़ असमिया, बिहारी बांग्ला उड़ असमिया किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी बांग्ला और उड़िया और असमिया का विकास हुआ है। उसके बाद फिर जो छठा नंबर है कि अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का हुआ है। ये अयोध्या क्षेत्र है और अयोध्या को ही केंद्र बिंदु मान ले तो अवध प्रांत था, ये अवध से फिर बाद में अयोध्या हुआ है, तो हम अवध को ही, अयोध्या को ही केंद्र बिंदु मान लें और इसके चारों तरफ घूम जाए तो इधर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, तो ये सब अवधि का ही क्षेत्र है ना। और अवधि का विकास किससे हुआ है, तो
अवधी का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। अवधी का विकास किससे हुआ? अवधी बोली का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अब पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। यहाँ से और यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो आप खूब ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि खड़ी बोली ही पहले बोली थी, बाद में वो शिक्षित समाज की भाषा बन गई। स्कूल, विद्यालय और हर जगह पर खड़ी बोली ही बोली और लिखी पढ़ी जाती है। तो आपसे खूब पूछा जाता है कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली का विकास इसी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी का किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए खड़ी बोली का आप खूब ध्यान में रखेंगे कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और उसी तरह आप याद रखेंगे कि अवधी, भाई ये मैं तो अवध प्रांत में ही हूँ, यहाँ की बोली अवधी है, इसलिए इस पर विशेष जोर दे रही हूँ। बाकी अभी जब बोलियों को पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत सभी बोलियाँ आएंगी। तो अवधी का जो विकास हुआ है वो पूर्वी हिंदी से हुआ है ना। पश्चिमी हिंदी से तो खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से, और अवधी बोली का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो आपको याद रखना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से परागु, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, और पूर्वी हिंदी किससे है? अर्धमागधी अपभ्रंश से है। उसके बाद देखिए कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और नेपाली भाषा का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और नेपाली भाषा का विकास किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है। और इसी के साथ में आप याद रखेंगे कि नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नगेंद्र पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानते हैं, इसी से मानते हैं, है ना। तो जब विकल्प में रहे कि पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है और खस ना रहे, सौरसेनी अपभ्रंश रहे, तो आपका यही सही हो जाएगा। और यदि सौरसेनी अपभ्रंश नहीं है, खस है, तब आपका खस सही होगा। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बना है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यही खस से ही हुआ है, यही माना गया है। लेकिन आप जानते रहें कि नगेंद्र ने खस से नहीं माना है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। तो यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसा बन जाए कि नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हो जाएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो आज ये क्लास शुरुआत हो गई है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।